अध्याय 31। परीक्षा। गरुड़ द्वार को क्विडिच कप जितवाने में अपने कमाल को लेकर रॉन इतना उत्साहित था कि वो अगले दिन भी खुशी के मारे बौरा रहा था। वो तो मैच के बारे में ही बातें करना चाहता था, इसलिए हैरी और हरमाइनी को ग्रॉप का जिक्र छेड़ने में काफी मुश्किल आई। दोनों में से किसी ने कोई खास कोशिश भी नहीं की। दोनों ही इस क्रूर तरीके से रॉन को हकीकत के धरातल पर नहीं लाना चाहते थे। दिन सुहाना और गर्म था, इसलिए वे रॉन को मनाकर झील किनारे लगे पेड़ के नीचे ले गए। हॉल की तुलना में यहाँ पर कम खतरा था कि कोई उनकी बात सुन पाएगा। रॉन पहले तो यहाँ नहीं आना चाहता था। वो तो इस बात से बहुत खुश था कि गरुड़द्वार का हर विद्यार्थी हॉल में उसकी कुर्सी के पास से गुजरते समय उसकी पीठ थपथपा देता था। इसके अलावा बीच बीच में बिजली हमारा राजा है कि धुन भी छेड़ देते थे, जिससे उसे और अच्छा लगता था। लेकिन कुछ समय बाद वो राजी हो गया कि ताजी हवा में बैठना अच्छा रहेगा। पेड़ की छाया में अपनी पुस्तकें फैलाकर वे बैठ गए। रॉन उन्हें शायद 12वीं बार बता रहा था कि उसने मैच का पहला गोल कैसे बचाया था। देखो, मेरा मतलब है मैं डेविस की एक गेंद पहले ही छोड़ चुका था। इसलिए मुझे ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। लेकिन जब ब्रैडली अचानक मेरी तरफ आया तो मैंने सोचा, तुम ये काम कर सकते हो रॉन। और मेरे पास 1 सेकंड का समय था, अ, जिसमें मुझे ये फैसला करना था कि मैं किस तरफ जाऊं, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दाईं तरफ के रिंग पर निशाना साध रहा है। मेरी दाईं तरफ, यानी उसकी बाईं तरफ। लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि वो चकमा दे रहा है, और इसलिए मैंने जोखिम लेकर बाईं तरफ छलांग लगा दी। मेरा मतलब है उसकी दाईं तरफ। और और बाकी तो तुमने देखा ही था। उसने अपने बालों को अनावश्यक रूप से पीछे की तरफ झटक दिया, जिससे वे हवा में उड़ते हुए लगने लगे। वो चारों तरफ देखने लगा कि करीबी विद्यार्थियों, जो थर्ड ईयर के बतियाते मेहनतकश वाले थे, ने उनकी बात सुनी है या नहीं। और फिर जब चैम्बर्स 5 मिनट बाद मेरी तरफ आया तो क्या हुआ? रॉन ने हैरी के चेहरे की तरफ देखकर बीच में वाक्य रोकते हुए पूछा। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं हंस नहीं रहा हूं, हैरी ने जल्दी से कहा। फिर वो रूपांतरण के नोट्स की तरफ देखने लगा और चेहरे को संजीदा करने की कोशिश करने लगा। सच्चाई तो ये थी कि रॉन को ये देखकर उसे गरुड़ द्वार के एक और क्विडिच खिलाड़ी की याद आ गई थी, जो उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपने बाल बिखरा रहा था। मैं बहुत खुश हूं कि हम जीत गए। हाँ, रॉन ने धीरे से कहा और शब्दों का आनंद लिया। हम जीत गए। जब जीनी ने चो चैंग की नाक के नीचे से सुनहरी गेंद पकड़ ली थी, तब क्या तुमने चो का चेहरा देखा था? हैरी ने कटुता से कहा। मुझे लगता है कि वो रोई होगी, है ना? हाँ, लेकिन गुस्से के कारण। रॉन ने थोड़ी त्योर ही चढ़ाकर कहा। जब वो जमीन पर उतरी थी तो तुमने उसे अपनी झाड़ू दूर फेंकते देखा था, है ना? हैरी ने कहा। नहीं, दरअसल नहीं रॉन। हरमाइनी ने गहरी आह भरते हुए पुस्तक नीचे रखी और उसकी तरफ माफी मांगने के अंदाज में देखा। सच तो यह है कि हैरी और मैंने सिर्फ तभी तक मैच देखा था जब डेविस ने पहला गोल किया था। रॉन के सावधानी से तितर बितर बाल निराशा में शिथिल दिखने लगे। तुमने नहीं देखी? उसने धीरे से पूछा और उन दोनों की तरफ बारी बारी से देखा। तुम लोगों ने मुझे एक भी गोल बचाते नहीं देखा? नहीं, हरमाइनी ने उसकी तरफ शांति का हाथ फैलाते हुए कहा। लेकिन रॉन, हम जाना नहीं चाहते थे, हमें जाना पड़ा। अच्छा। रॉन ने कहा। उसका चेहरा अब लाल होने लगा था। क्या हुआ था? हैग्रिड के कारण, हैरी ने कहा। उसने हमें यह बताने का फैसला किया कि जब से वो दानवों के पास से लौटा था, तब से उसे चोटें क्यों लग रही थी। वो हमें जंगल में ले जाना चाहता था। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। तुम तो उसे जानते ही हो। खैर, उन्होंने 5 मिनट में पूरी कहानी बता दी। उनकी बात सुनने के बाद रॉन के चेहरे पर गुस्से की जगह हैरानी का भाव आ गया। उसने एक दानव को जंगल में छिपा रखा है? हाँ, हैरी ने गंभीरता से कहा। नहीं। रॉन बोला, जैसे उसके कहने से यह गलत हो जाएगा।
नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। हरमाइनी ने दृढ़ता से कहा। उसने ऐसा ही किया है। क्रॉप लगभग 16 फुट ऊंचा है। चीड़ के 20 फुट ऊंचे पेड़ों को उखाड़ने में उसे मजा आता है। और मुझे हरमी के नाम से जानता है वो, उसने हंसकर कहा। रॉन के मुंह से घबराहट भरी हंसी निकली। और हैग्रिड चाहता है कि हम। उसे अंग्रेजी सिखाएं, हैरी ने कहा। रॉन ने लगभग सहमी हुई आवाज में कहा। वो पगला गया है। हाँ, हरमाइनी ने चिढ़कर कहा और मध्यवर्ती रूपांतरण का एक पन्ना उलटकर उन चित्रों की श्रृंखला की तरफ देखा जिनमें एक उल्लू दूरबीन में बदल रहा था। हाँ, मैं सोच रही हूं कि वो पागल हो गया है, लेकिन दुर्भाग्य से उसने हैरी और मुझसे वादा ले लिया है। तब तो तुम लोगों को अपना वादा तोड़ना होगा। बस इतनी सी बात है। रॉन ने दृढ़ता से कहा। मेरा मतलब है, देखो, हमारी परीक्षाएं हैं और हम लोग। उसने अपना हाथ दिखाया जिसमें अंगूठा और उसकी बगल वाली उंगली लगभग छू रहे थे। वैसे ही स्कूल से निकाले जाने से बाल बाल बचे हैं। और नॉर्बर्ट को भूल गए। अरागॉग को भूल गए। हैग्रिड के भयंकर साथियों के साथ रहने से हमें हमेशा बुरे परिणाम ही मिले हैं, है ना? मैं जानती हूँ, लेकिन ये बात है कि हमने वादा कर लिया है, हरमाइनी ने धीरे से कहा। रॉन ने अपने बालों पर दोबारा हाथ फेरकर उन्हें सही किया और सोचने लगा। अच्छा। उसने आह भरी। हैग्रिड को अब तक तो नहीं निकाला गया है ना? वो इतने लंबे समय तक टिक गया है। हो सकता है वो टर्म के अंत तक टिक जाए और हमें ग्रॉब के पास जाना ही ना पड़े। मैदान में धूप चमक रही थी, जैसे उस पर ताजा पेंट किया हो। बादल विहीन आसमान चमकती हुई झील पर मुस्कुरा रहा था। रेशमी हरी घास हल्की हवा में कभी कभार लहराने लगती थी। जून आ चुका था, लेकिन फिफ्थ ईयर के विद्यार्थियों के लिए उसका एक ही मतलब था। उनके OWL की परीक्षा अब सिर पर आ चुकी थी। उनके टीचर्स अब होमवर्क नहीं दे रहे थे। क्लासों में रिवीजन चल रहा था और टीचर्स उन सवालों को दोहरा रहे थे जिनके परीक्षाओं में आने की सबसे ज्यादा संभावना थी। पढ़ाई के इस लगातार माहौल ने हैरी के दिमाग में OWL के अलावा हर चीज को निकाल दिया था। हालांकि वो काढ़े की क्लास के दौरान कभी कभार ये सोचता था कि क्या लुपिन ने स्नैप से कहा होगा कि उन्हें हैरी को गुप्त विद्या सिखानी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा किया भी था तो भी स्नैप ने ल्यूपिन को नजरअंदाज कर दिया होगा, जैसे इस समय वे हैरी को कर रहे थे। यह हैरी को बहुत अच्छा लग रहा था। स्नैप के अतिरिक्त प्रशिक्षण के बिना ही वो काफी व्यस्त और तनाव में था। उसे यह देखकर राहत मिली कि हरमाइनी भी इन दिनों इतनी व्यस्त थी कि अब उसे गुप्त विद्या सीखने के बारे में तंग नहीं करती थी। वो धीरे धीरे बुदबुदाने में बहुत सा समय लगाती थी और कई दिनों तक उसने घरेलू जिन्नों के लिए कपड़े भी नहीं रखे। OWL के करीब आने पर वो अकेली ही अजीब व्यवहार नहीं कर रही थी। अर्नी मैकमिलन को चिढ़ाने वाली एक आदत पड़ गई थी। वो हर एक से पूछता रहता था कि वे लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। एक दिन जड़ी बूटी विज्ञान की क्लास के बाहर लाइन में खड़े खड़े उसने हैरी और रॉन से पूछा, तुम लोग दिन में कितने घंटे पढ़ते हो? उसकी आंखों में आवेश भरी चमक थी। क्या पता, रॉन बोला। कुछ घंटे। 8 से कम या ज्यादा? रॉन ने थोड़ी दहशत में आते हुए कहा। अब कम। मैं 8 घंटे पढ़ता हूं, अर्नी ने अपना सीना फुलाते हुए कहा। 8 या 9? हर दिन नाश्ते से पहले 1 घंटे पढ़ता हूं। 8 मेरा औसत है। अच्छे वीकेंड पर 9 घंटे पढ़ लेता हूं। सोमवार को मैंने 9.5 घंटे पढ़ा था। मंगलवार को इतना अच्छा नहीं रहा, सिर्फ 7.25 घंटे। फिर बुधवार को। हैरी बहुत कृतज्ञ हुआ कि प्रोफेसर स्प्राउट ने उसी समय उन लोगों को ग्रीन हाउस 3 में अंदर बुला लिया और अर्नी की बातों का सिलसिला थम गया। इस दौरान ड्रेको मेल्फॉय ने
दहशत फैलाने का एक नया तरीका खोज लिया। परीक्षाओं से कुछ दिन पहले एक दिन मेलफॉय काढ़े की क्लास के बाहर क्रैब और गॉयल को जोर जोर से बता रहा था, देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या जानते हैं, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप किसे जानते हैं। देखो, डैड और जादूगरी परीक्षा संस्थान की प्रमुख ग्रिसेल्डा मार्चबैंक्स पुराने परिचित हैं। वे हमारे यहाँ डिनर पर आई थी। हरमाइनी ने दहशत में हैरी और रॉन से फुसफुसाकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह सच है? रॉन ने उदासी से कहा, ये सच भी हो तो अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि यह सच है, नेविल ने उनके पीछे से धीरे से कहा, क्योंकि ग्रिसेल्डा मार्चबैंक्स मेरी दादी की सहेली हैं और उन्होंने कभी मेलफॉय परिवार का जिक्र नहीं किया है। वे कैसी हैं नेविल? हरमाइनी ने एकदम पूछा। क्या वे कठोर हैं? नेविल ने थोड़ी दबी आवाज में कहा, सच कहूं तो थोड़ी दादी जैसी हैं। रॉन ने उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, वैसे उनसे जान पहचान होने से तो तुम्हें फायदा ही होगा, है ना? ओ, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, नेविल ने थोड़ी और उदासी से कहा। दादी हमेशा प्रोफेसर मार्चबैंक से कहती रहती हैं कि मैं अपने डैड जितना अच्छा नहीं हूं। अच्छा, तुमने तो सेंट मंगोज में देखा ही था कि दादी कैसी हैं। नेविल फर्श की तरफ देख रहा था। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें। नेविल ने पहली बार उनके सामने इस बात का जिक्र किया था कि वे लोग जादूगरों के अस्पताल में मिले थे। इस दौरान फिफ्थ और सेवेंथ ईयर के विद्यार्थियों के बीच एकाग्रता, मानसिक तीव्रता और नींद भगाने वाली चीजों का काला बाजार तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। हैरी और रॉन बेरूफियो के मस्तिष्क अमृत से बहुत ललचाए थे, जो उन्हें चीलघात के सिक्स्थ एयर के एडी कार्मिकेल ने देने का प्रस्ताव रखा था। उसने कसम खाकर कहा था कि इसी कारण उसे पिछली गर्मी में नो आउटस्टैंडिंग OWL मिले थे। वो सिर्फ 12 गैलियन के एक पिंट देने का प्रस्ताव रख रहा था। रॉन ने हैरी को आश्वस्त किया कि हॉगवर्ट्स से निकलने के बाद जैसे ही उसकी नौकरी लगेगी, वो उसे आधी कीमत पर लौटा देगा। लेकिन इससे पहले कि वे सौदा पक्का कर पाते, हरमाइनी ने कार्मिकेल की बोतल को जब्त करके उसे एक टॉयलेट में उड़ेल दिया। रॉन चिल्लाया, हरमाइनी, हम उसे खरीदना चाहते थे। मूर्ख मत बनो, वो गुर्राई। इसके बजाय तो तुम हेराल्ड डिंगल का ड्रैगन का नाखून चून ले लो, रॉन ने उत्साह से कहा। टिंगल के पास ड्रैगन का नाखून चूर्ण है? अब नहीं है, हरमाइनी ने कहा। मैंने उसे भी जब्त कर लिया है। इनमें से कोई भी चीज दरअसल काम नहीं करती है, रॉन बोला। ड्रैगन का नाखून काम करता है। उसमें अविश्वसनीय गुण होते हैं। उससे दिमाग को ताकत मिलती है। कुछ घंटों के लिए दिमाग तेज हो जाता है। हरमाइनी, मुझे थोड़ा सा ले लेने दो। चलो, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। उससे हो सकता है, हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। मैंने उसकी जांच की है। वो दरअसल नन्हे पिशाचों की लीद है। इस जानकारी के बाद हैरी और रॉन के मन में मस्तिष्क को तेज करने वाली चीजें खरीदने की इच्छा कम हो गई। रूपांतरण की अगली क्लास में उन्हें OWL परीक्षा का टाइम टेबल और बाकी जानकारी मिल गई। जब विद्यार्थी ब्लैकबोर्ड से अपनी परीक्षा की तारीखें और समय उतार रहे थे, तो प्रोफेसर मैकगोनागल ने उन्हें बताया, जैसा तुम लोग देख सकते हो, तुम्हारे OWL 2 सप्ताह तक चलेंगे। तुम लोग सुबह सैद्धांतिक परीक्षा दोगे और दोपहर में प्रायोगिक परीक्षा। जाहिर है खगोल शास्त्र की प्रायोगिक परीक्षा रात को होगी। अब मैं तुम लोगों को चेतावनी दे दूं कि परीक्षाओं में बहुत सख्त नकल विरोधी सम्मोहन का इस्तेमाल किया जाएगा। परीक्षा हॉल में खुद ब खुद जवाब लिखने वाली कलमों पर प्रतिबंध रहेगा। बड़े दुख की बात है कि हर साल कम से कम एक विद्यार्थी सोचता है कि वो जादूगरी परीक्षा संस्थान के नियमों को तोड़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि गरुड़द्वार का कोई विद्यार्थी ऐसी कोशिश नहीं करेगा। हमारी नई हेड मिस्ट्रेस, प्रोफेसर मैकगोनागल इस शब्द पर जोर देते समय चेहरे पर ऐसा भाव लाई
जैसे पेटूनिया आंटी किसी गंदे दाग को देखते समय लाती हैं। ने सभी हाउस प्रमुखों से कहा है कि विद्यार्थियों को चेतावनी दे दे कि नकल करने पर बहुत गंभीर सजा दी जाएगी, क्योंकि जाहिर है तुम्हारे परीक्षा परिणामों के आधार पर हेडमिस्ट्रेस के नए प्रशासन का मूल्यांकन होगा। प्रोफेसर मैकगोनेगल ने हल्की सी आह भरी। हैरी ने देखा कि उनकी नुकीली नाक के नथुने फूले हुए थे। बहरहाल, यह कोई कारण नहीं है कि तुम लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन न करो। तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना है। प्रोफेसर, हरमाइनी ने अपना हाथ हवा में उठाते हुए कहा, हमें अपने रिजल्ट्स कब पता चलेंगे? प्रोफेसर मैकगोनेगल ने जवाब दिया, जुलाई में तुम्हारे पास एक उल्लू भेज दिया जाएगा। डीन थॉमस ने फुसफुसाकर कहा, बहुत बढ़िया, तो छुट्टियों तक हमें इसकी चिंता नहीं करनी होगी। हैरी ने कल्पना की कि वो 6 सप्ताह के समय में प्रिवेट ड्राइव में होगा और अपने बेडरूम में बैठकर OWL परिणामों का इंतजार कर रहा होगा। उसने नीरसता से सोचा, कम से कम गर्मियों में उसके पास एक चिट्ठी तो आएगी। पहली परीक्षा सम्मोहन की सैद्धांतिक परीक्षा थी, जो सोमवार सुबह होने वाली थी। हैरी रविवार को लंच के बाद हरमाइनी से सवाल पूछने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तत्काल ही उसे इस पर अफसोस हुआ। वो बहुत विचलित थी और उससे ये जांच करने के लिए पुस्तक खींचती रही थी कि उसने पूरी तरह सही जवाब दिया था या नहीं। आखिर सम्मोहन की उपलब्धियां नामक पुस्तक को छीनते समय उसका नुकीला कोना हैरी की नाक से तेजी से टकराया। हैरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हरमाइनी को किताब थमाते हुए दृढ़ता से कहा, तुम खुद ही ये काम क्यों नहीं कर लेती? इस दौरान रॉन अपनी उंगलियां कानों में डालकर सम्मोहन के नोट्स पढ़ रहा था और उसके होंठ बिना आवाज किए हिल रहे थे। सीमस फिनिगन पीठ के बल फर्श पर लेटा था और सम्मोहन की एक महत्वपूर्ण परिभाषा दोहरा रहा था, जबकि डीन मंत्रों की मानक पुस्तक ग्रेड 5 से उसके जवाब की जांच कर रहा था। पार्वती और लेवेंडर मूलभूत चलित सम्मोहन का अभ्यास कर रही थी और अपनी पेंसिलों को टेबल के किनारे चारों तरफ दौड़ाकर होड़ कर रही थी। उस रात का डिनर काफी खामोशी में हुआ। हैरी और रॉन ने ज्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन जमकर खाया, क्योंकि उन्होंने सारे दिन जोरदार पढ़ाई की थी। दूसरी तरफ हरमाइनी बार बार अपना छुरी कांटा नीचे रखकर टेबल के नीचे रखे बैग से किताब निकालती रही और किसी तथ्य या आंकड़े की जांच करती रही। रॉन उसे बता ही रहा था कि उसे अच्छे से खाना खा लेना चाहिए, वरना उस रात को नींद नहीं आएगी। तभी हरमाइनी का कांटा उसकी बेजान उंगलियों से छूटकर प्लेट पर जोर से गिरा। वो प्रवेश हॉल में देखते हुए धीरे से बोली, हे भगवान, क्या वे लोग आ गए? क्या यही परीक्षक हैं? हैरी और रॉन अपनी बेंच पर घूमे। बड़े हॉल के दरवाजे से उन्हें दिखाई दिया कि अम्बरिज बहुत बूढ़ी जादूगरनियों और जादूगरों के एक छोटे समूह के साथ खड़ी हुई है। हैरी को यह देखकर खुशी हुई कि अम्बरिज थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। रॉन ने कहा, चलकर करीब से देखें। हैरी और हरमाइनी ने सिर हिला दिया। वे जल्दी से दरवाजे से निकलकर प्रवेश हॉल में पहुंचे और चौखट पर पहुंचकर धीमे चलने लगे, ताकि परीक्षकों की बात सुन सके। हैरी ने सोचा कि प्रोफेसर मार्चबैंक्स नाटी जादूगरनी होंगी, जिनकी कमर झुकी हुई थी और चेहरे पर इतनी लकीरें थी जैसे मकड़ी का जाला लगा हो। अम्बरिज उनसे बहुत विनम्रता से बातें कर रही थी। प्रोफेसर मार्चबैंक्स थोड़ा ऊंचा सुनती होंगी, क्योंकि वे प्रोफेसर अम्बरिज को बहुत जोर से जवाब दे रही थी, हालांकि वे सिर्फ 1 फुट दूर खड़ी थी। यात्रा अच्छी रही। हम यहाँ पहले भी कई बार आ चुके हैं, उन्होंने अधीरता से कहा। देखो, काफी दिनों से डंबलडोर की कोई चिट्ठी नहीं आई है, उन्होंने हॉल में देखते हुए कहा, जैसे उन्हें उम्मीद हो कि वे अचानक किसी झाड़ू की अलमारी के पीछे से प्रकट हो जाएंगे। मुझे लगता है उनका पता ठिकाना मालूम नहीं चला होगा। बिल्कुल नहीं, अम्बरिज ने हैरी, रॉन और हरमाइनी की ओर बुरी निगाह डालते हुए कहा, जो अब
सीढ़ियों से नीचे मंडरा रहे थे और रॉन अपने जूते के लेस बांधने का नाटक कर रहा था। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जादू मंत्रालय उन्हें जल्दी ही पकड़ लेगा। मुझे नहीं लगता, नाटी प्रोफेसर मार्चबैंक्स चिल्लाई, जब तक कि डंबलडोर खुद सामने न आना चाहे। मैं जानती हूं, जब वे NEWT में पढ़ते थे तो मैंने रूपांतरण और सम्मोहन में उनकी परीक्षा ली थी। वे छड़ी से ऐसे काम कर लेते थे जैसे पहले कभी नहीं देखे थे मैंने। अच्छा, प्रोफेसर अम्बरीश ने कहा। हैरी, रॉन और हरमाइनी संगमरमर की सीढ़ियों पर इतनी धीरे चल रहे थे जैसे वे हिम्मत कर सकते थे। वे आगे बोली, मैं आप लोगों को स्टाफ रूम दिखा देती हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग सफर के बाद चाय पीना पसंद करेंगे। ये एक बेचैन शाम थी। सभी विद्यार्थी आखिरी रिवीजन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी ज्यादा कामयाब नहीं हो रहा था। हैरी जल्दी ही बिस्तर पर चला गया, लेकिन कई घंटे तक जागता रहा। उसे अपनी करियर संबंधी मुलाकात याद आई, जिसमें मैगोनेगल ने आवेश में यह ऐलान किया था कि वे ऑरर बनने में उसकी हर संभव मदद करेंगी, भले ही ये उनकी जिंदगी का आखिरी काम हो। परीक्षा का समय करीब आने पर वो सोच रहा था कि उसे कोई छोटी महत्वाकांक्षा बतानी चाहिए थी। वो जानता था कि वो अकेला ही नहीं जाग रहा था, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं बोला और आखिर में एक एक करके वे सब सो गए। अगले दिन नाश्ते के समय फिफ्थ ईयर के विद्यार्थियों में से किसी ने भी ज्यादा बातचीत नहीं की। पार्वती धीरे धीरे मंत्रों का अभ्यास कर रही थी और उसके सामने की नमकदानी हिल रही थी। हरमाइनी सम्मोहन की उपलब्धियां इतनी तेजी से दोबारा पढ़ रही थी कि उसकी आंखें धुंधली नजर आ रही थी। उधर नेविल छुरी कांटे गिरा रहा था और मुरब्बा फैला रहा था। नाश्ता खत्म होने के बाद फिफ्थ और सेवेंथ ईयर के विद्यार्थी प्रवेश हॉल के करीब ही रहे, जबकि बाकी विद्यार्थी क्लासों में चले गए। फिर 9:30 बजे हर क्लास को बड़े हॉल में दोबारा दाखिल होने के लिए पुकारा गया। बड़ा हॉल ठीक उसी तरह जमा हुआ था जैसा हैरी ने स्मृति पात्र में तब देखा था, जब उसके डैडी सीरियस और स्नैप अपने OWL की परीक्षा दे रहे थे। चारों हाउसों की टेबलें अब हट चुकी थीं और उनकी जगह बहुत सी छोटी टेबलें आ गई थीं। ये टेबलें हॉल के सिरे पर लगी स्टाफ टेबल के सामने थीं, जहां प्रोफेसर मैकगोनागल उनके सामने खड़ी थी। जब सभी बैठ गए और खामोश हो गए तो वे बोली, तुम लोग शुरू कर सकते हो। और उन्होंने अपने पास वाली डेस्क पर एक विशाल घड़ी का बटन दबा दिया। उस डेस्क पर अतिरिक्त कलमें, दवातें और चर्म पत्र भी रखे थे। हैरी अपने पेपर की तरफ मुड़ा और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके दाहिनी तरफ 3 कतार छोड़कर और 4 सीट आगे हरमाइनी लिखना शुरू कर चुकी थी। हैरी ने पहले सवाल पर नजर डाली। अ वस्तुओं को उड़ाने के लिए आवश्यक मंत्र, तथा ब छड़ियों की गतिविधियों का वर्णन करें। हैरी को हवा में ऊंचे उड़ने वाले एक मुदगर की याद आई, जो एक दैत्य की मोटी खोपड़ी पर जोर से पड़ा था। धीरे से मुस्कुराते हुए वो झुका और लिखने लगा।